चलिए तो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी साथियों को। और हम बात करते हैं यहाँ पर भारत में जो मुद्रा प्रणाली है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेना, भारतीय मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि मुद्रा प्रणाली को कैसे यहाँ पर विभाजित किया गया है। इसमें मुद्रा प्रणाली में दो तरीके के बाजार होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, और दूसरा होता है पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। ये दो तरीके के बाजार होते हैं, एक मुद्रा बाजार होता है, दूसरा पूंजी बाजार। इनमें से भी क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं कि मुद्रा बाजार का मतलब क्या है। एक ऐसा बाजार जहां पर अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। और पूंजी बाजार किसे कहते हैं, एक ऐसा बाजार जिसमें दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। जहां पर अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं उसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं। लेकिन जहां दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, इसमें मिड टर्म भी होता है, मध्यकालीन। पूंजी बाजार में मध्यकालीन और दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, ऋण प्रदान किए जाते हैं, किए जाते हैं। अब जो मुद्रा बाजार है इसका जो मुख्य बाजार होता है, इसका बाजार कौन होता है, तो बैंक इसका बाजार होते हैं। मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंक आते हैं, लेकिन इसका बाजार कौन होता है, इसका बाजार होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है पूंजी बाजार का हिस्सा होता है। इसको ध्यान रखेंगे, जो बैंक है वो किस बाजार का हिस्सा है, तो मुद्रा बाजार का। और जो शेयर मार्केट होता है वो किस बाजार का हिस्सा है, तो कैपिटल मार्केट जो से कहते हैं, पूंजी बाजार। ठीक है, अब बात आती है इसका नियामक कौन होता है, रेगुलेटर। इसका नियामक आरबीआई होता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। लेकिन इसका नियामक कौन होता है, इसको रेगुलेट कौन करेगा, नियामक, इसको रेगुलेट करने वाला होता है सेबी। सेबी इसको रेगुलेट करता है। इसमें एक शेयर बाजार के अलावा गिल्ट एज्ड बाजार भी आता है, गिल्ट एज्ड बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार किस बाजार का हिस्सा है, तो पूंजी बाजार का। लेकिन इसका जो नियामक होता है, इसका नियामक आरबीआई होता है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके की चीज है। गिल्ट एज्ड बाजार किस बाजार का हिस्सा है, तो पूंजी बाजार का। लेकिन इसका रेगुलेटर कौन है, तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। जबकि शेयर बाजार जो है ये भी पूंजी बाजार का हिस्सा है, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, तो सेबी का है। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा बाजार, ये अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं यहाँ पर। और दूसरा बाजार इसका बैंक है, और इसका नियामक कौन है, तो आरबीआई इसका नियामक होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंकों के बारे में। बैंक किस तरीके के होते हैं, तो बैंक हमारे पास दो तरीके के बैंक होते हैं। एक तो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, एक अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और एक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ऐसे बैंक जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल किया गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक है, जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल किया गया है, शामिल किया है, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल नहीं किया गया है, धारा 2 में शामिल नहीं किया है, शामिल नहीं किया है,
उन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, उन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक या गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से अनुसूचित बैंक होते हैं और कौन से गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा बैंकों की, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। क्लियर हो गया? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यह भी समझ आ गया होगा कि मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, और फिर इसमें बैंक में जब हम बढ़े तो अनुसूचित बैंक क्या होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और समझो, जो ये मुद्रा बाजार है इसको पुराना जो सिस्टम था वो कैसे बांटा गया था, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, इस तरीके से इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब ये सिस्टम, ये वाला सिस्टम, इसको पुराना सिस्टम माना जाता है। इसकी जगह पर इसको दूसरे तरीके से विभाजित कर दिया है, एक संगठित बाजार और असंगठित बाजार करके इसको विभाजित कर दिया है। अब वर्तमान जो है, आजकल का जो सिस्टम चलता है, ये हमारा जो बाजार है मुद्रा बाजार, इसको फिर से नए रूप से परिभाषित कर दिया है। अब इसको समझते हैं, आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि जो मुद्रा बाजार है इसको वर्तमान रूप में कैसे विभाजित किया है। अब भारतीय जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा प्रणाली में मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो संगठित बाजार हो गया, संगठित बाजार, और दूसरा कहलाता है असंगठित बाजार। ये हमारे जो बैंक हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि संगठित बैंक और असंगठित बैंक भी कह सकते हैं, या फिर आप संगठित बाजार और असंगठित बाजार इनको कह लो। ठीक है, बैंकों को अब जो है पहले की तरह से नहीं, बल्कि अब जो सिस्टम है इनको दूसरे तरीके से विभाजित कर दिया। पहले अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के बारे के रूप में इनको विभाजित किया जाता था, लेकिन अब जो है संगठित बैंक और असंगठित बैंक, इसकी परिभाषा को चेंज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं और गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। अब जो है इनको संगठित और असंगठित करके विभाजित कर दिया गया है। बैंक जो है मुद्रा बाजार में हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बैंकों को एक तो संगठित बैंक बना दिया, दूसरा असंगठित बैंक बना दिया। अब जो ये संगठित बैंक है इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आरबीआई। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या आता है, देखो दूसरा इसमें एसबीआई जो बैंक है, जिनको हम व्यापारिक बैंक कहते हैं ना, व्यापारिक बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक होता है, एक पार्ट हो गया, और दूसरा जो है जितने भी अन्य बैंक है वो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिनको हम राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। ठीक है, एक तो आरबीआई हो गया, दूसरा व्यावसायिक बैंक आते हैं, व्यावसायिक बैंक। दूसरे पोर्शन में क्या आते हैं, व्यावसायिक बैंक। पहला आरबीआई हो गया, दूसरा इसमें व्यावसायिक बैंक आते हैं, और तीसरा इसमें सहकारी बैंक आते हैं। तीसरा क्या आते हैं, नंबर 3 में आता है इसमें सहकारी बैंक। सहकारी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, और चौथा इसमें विकास बैंक आते हैं, विकास बैंक। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा व्यावसायिक बैंक, तीसरा सहकारी बैंक, और चौथा विकास बैंक। अब इसमें देखो सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इनको विकास बैंक को डेवलप बैंक के नाम से आप जान सकते हो। आरबीआई तो ठीक है, अपने आप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो कि एक इसका रेगुलेटर हो गया, इसको पूरा रेगुलेट करता है, चलाता है। व्यावसायिक बैंक में देखो इसके अंतर्गत एक तो एसबीआई का विकास आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई समूह लिख सकते हो आप, है ना, समूह। एक ये हो गया। दूसरा होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, ये भी इसी के अंतर्गत पड़ेंगे। तीसरा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ आरआरबी आता है, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी मतलब
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तीन चीजें ये होगी, एसबीआई समूह हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए। इसके अलावा कुछ विदेशी बैंक होते हैं, निजी बैंक होते हैं, निजी बैंक भी कुछ आते हैं इसमें। तो इनमें हमें बहुत ज्यादा यहां तक जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसमें हम चलेंगे। निजी बैंक में भी कुछ तो यहाँ हमारे देश के बैंक होते हैं। अब इसमें कुछ विदेशी बैंक भी आते हैं। नंबर 5 हम इसमें विदेशी बैंक कहेंगे, विदेशी बैंक। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, वो कैसे बनता है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये निजी बैंक और विदेशी बैंक, इस तरीके से व्यावसायिक बैंक अलग अलग भागों में बांटे रहते हैं। सहकारी बैंक में क्या होता है, देखो, एक होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक होता है। दूसरा होता है जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और तीसरा होता है प्राथमिक ऋण समितियां, कहते हैं प्राथमिक ऋण समितियां। ये तीन भाग होते हैं इसके ऋण समितियां। कोऑपरेटिव बैंक के ऐसे तीन भागों में ये बटे रहते हैं। एक राज्य सहकारी बैंक होता है, दूसरा जिला सहकारी बैंक है, तीसरा प्राथमिक ऋण समितियां, ऐसे इसको विभाजित किए रहते हैं। अब बात आती है विकास बैंक। विकास बैंक में सबसे पहला आता है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। दूसरा होता है एसआईडीबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज देखो, एक सिडबी हो गया और आईडीबीआई हो गया, एक नाबार्ड, नाबार्ड इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। चौथा एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बैंक आते हैं, आईडीबीआई और एनएचबी भी होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ठीक है, इनको आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, इस स्ट्रक्चर को बना लो और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ विकास बैंक है जो कि इंपोर्टेंट। और असंगठित बैंक में क्या आएगा, असंगठित बैंक में, असंगठित बैंक में कुछ नहीं होता है। जैसे कोई साहूकार होते हैं, साहूकार महाजन, साहूकार महाजन, ये लोग भी लोन वोन देने, ऋण देने का काम करते हैं ना, तो ये सब इसमें आते हैं, जो ब्याज में पैसे ऐसे देते हैं। तो अब जो है ये कोई लीगल नहीं है, तो ये असंगठित के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको अब कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। इसमें एक जो लिखना चाहोगे तो भारतीय महिला बैंक भी लिख लेना। हाँ, भारतीय महिला बैंक है, इसको भी बनाया गया था, ये भी विकास बैंक के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बाद में इसको अब ये बंद कर दिया गया है और इसको शामिल कर दिया है एसबीआई में। और एक मुद्रा बैंक भी आते हैं इसमें, उन पर भी कौन सा, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हुआ, आईडीबीआई, उसके बाद एसआईडीबीआई। इनके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से, इनकी स्थापना कब हुई और इनके मुख्यालय कहाँ है, इनका उद्देश्य क्या है, ये तीन चीजें इन सबकी इनके बारे में पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये मुद्रा बाजार जो है दो तरीके का होता है, एक संगठित बाजार, एक दूसरा असंगठित बाजार। संगठित बाजार में हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा व्यवसायिक बैंक जो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जिनको हम कहते हैं, तीसरा सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक, चौथा विकास बैंक मतलब डेवलप बैंक हुई है, ठीक है। अब इसमें व्यवसायिक बैंकों में एक तो एसबीआई समूह होता है, दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, तीसरा आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर निजी बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं और कुछ विदेशी बैंक भी हमारे देश में स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा सहकारी बैंक तीन तरीके के होते हैं, राज्य सहकारी, जिला सहकारी और प्राथमिक ऋण समितियां। और विकास बैंक के अंतर्गत इतने बैंक आते हैं। और असंगठित बैंक में जो साहूकार महाजन वगैरह होते हैं, जो लोगों को ऋण वगैरह देते हैं और फिर उसके चंगुल में लोग फंस जाते हैं, उनके चंगुल में, और फिर उस ऋण से वो कभी बाहर नहीं निकल पाते और उनकी हमेशा फिर पूरे जीवन भर उनकी गुलामी करते रहनी पड़ती थी। इस तरीके की स्थिति पहले जो ज्यादा हुआ करती थी, वो अब जो है इसको ये चीज बहुत कम नहीं के बराबर है, ठीक है।